Um, I think a lot of folks woke up today and woke up really worried, really afraid, felt crushed. And I want you to know that now is the time for us to come together to defend Canadian interests. I know that the results of Trump, right now what it looks like Trump's election, is going to have serious impacts on Canadians. So we need to come together, all parties, all leaders, and put Canadian interests first. We have to protect Canadian jobs. We have to be prepared for the impacts of potential tariffs and what that would mean for our economy, for manufacturing, for jobs in Canada. We need to be very united to say, नमस्कार। जब से यूएस में ट्रंप की जीत की घोषणा हुई है, तब से भारत में एक तबका खुश है, लेकिन इंटरनेशनल रूट्स वाले तबके में मातम है। आप समझ ही गए होंगे कि ये हर रोज नए जख्म खाने वाला ये तबका कौन है। जॉर्ज सोरोस जैसों के पैसे पर पलने वाले ये पैरासाइट एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, बेरोजगार रेवोल्यूशनिस्ट पूछ रहे हैं ट्रंप की जीत पर खुश होने वाले लोगों से कि ट्रंप के आने से भारत को क्या मिलेगा, इतने खुश क्यों हो। सवाल वाजिब है, लिहाजा इसका जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आने वाले दिनों में भारत के लिए क्या क्या फेवरेबल हो सकता है। एक एक करके बात करेंगे। यह बात तो स्पष्ट है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर दोबारा जीत कर आया है, यानी ट्रंप के लिए सबसे पहले अमेरिका के हित होंगे, किसी अन्य दूसरे देश के लिए नहीं, यानी उसके हित उसके लिए काम नहीं करेंगे। नेचुरली डिप्लोमेसी के वर्ल्ड दुनिया में यह जायज भी है, हर देश अपने हितों के लिए काम करता है, ट्रंप भी वही करेगा। लेकिन इससे इतर अगर हम देखें तो बाइडेन और जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल जो अमेरिका में है, उससे अगर तुलना करें तो बहुतेरे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ट्रंप की पॉलिसी भारत के लिए फेवरेबल होने वाली है। फेवरेबल कैसे? यानी डायरेक्ट फायदा हो ना हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां वर्ल्ड स्टेज में बनेंगी जिसका इनडायरेक्ट फायदा अल्टीमेटली भारत को होगा। ये क्या क्या चीजें होंगी, इस पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले हम यूएस के पड़ोसी कनाडा से ही शुरू करते हैं। कनाडा, उसके लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। I think a lot of folks woke up today and woke up really worried, really afraid, felt crushed. And I want you to know that now is the time for us to come together to defend Canadian interests. I know that the results of Trump, right now what it looks like Trump's election, is going to have serious impacts on Canadians. So we need to come together, all parties, all leaders, and put Canadian interests first. We have to protect Canadian jobs. We have to be prepared for the impacts of potential tariffs and what that would mean for our economy, for manufacturing, for jobs in Canada. We need to be very united to say, whatever our differences are when it comes to Canadian interests and Canadian jobs, we're all going to work together to defend Canada, to defend Canadian jobs, to defend Canadian interests. That's our priority. Donc, je sais que... आप पहचान ही गए होंगे, खाली प्रेमी जगमीत सिंह, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, ट्रूडो के अब तक के मित्र रहे हैं, उनकी सरकार में मिलकर काम किया है। लेकिन इनको देखिए, ये किस तरीके से हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ट्रंप के आने से नुकसान किसका होगा। अगर ये सब परेशान है तो समझिए सीधा फायदा भारत का है। दूसरा, जिस तरीके से पिछले कई महीनों से ट्रंप, इससे पहले भी देखें तो ट्रूडो उतने फेवरेबल था भी नहीं, लेकिन पिछले कई महीने से ट्रूडो ने सीधा हमला भारत पे किया है, मोदी सरकार पे किया है। उसका एकमात्र जो सहारा था, जो उसका पूरा दरमदार ट्रूडो सरकार का था, वो यूएस पर था। उनको लगा था कि बड़ा भाई यूएस साथ में होगा तो हम भारत पे प्रेशर बना देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा भी कनाडा और यूएस की पॉलिसी को देखते हैं तो आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और ट्रूडो के जो संबंध है वो 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे पर पर्सनल हमला करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो उनको किस हद तक जाकर कहते रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो बुक लिखी है सेव अमेरिका, ट्रंप ने जो बुक लिखी है, और उसके बाद अलग अलग इंटरव्यूज में ट्रंप जो है ट्रूडो को क्यूबा के डिक्टेटर फिदेल कास्ट्रो का नाजायज बेटा बता चुके हैं। आपने भी देखे होंगे बहुत बार ऐसी तस्वीरें जिसमें एक तरफ फिदेल कास्ट्रो, दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो, और किस तरीके से उनको कंपैरिजन किया जाता है कि देखिए ये तो अल्टीमेटली उसका बेटा है। और जब ट्रूडो की माता जी जो है, जब वो क्यूबा जाया करती थी, तब उसका जन्म हुआ था। इसी सो कॉल्ड जो प्रोपेगेंडा है, इसको
डोनाल्ड ट्रंप एंडोर्स करते रहे हैं, अपने बुक में उन्होंने लिखा है और अक्सर वो इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं। उधर ट्रूडो भी पर्सनल हमले करते रहे हैं ट्रंप पर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रूडो सरकार, जो पहले ही अपनी घरेलू जो पॉलिटिक्स है उसमें घिरे हुआ है, ट्रूडो जो कि भारत सरकार पर हमला करके खुद फंस गया है, ट्रूडो जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था यूएस में, वहां पर भी सरकार चेंज होने वाली है। यानी भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा पिछले कई महीनों में ट्रूडो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, वो अब खत्म होने की कगार पर है। पहले वो खत्म होगा और बाद में ट्रूडो सरकार जाएगी। इसकी तैयारी ट्रंप गवर्नमेंट सुनिश्चित करेगी। इसके वो पहले से ही इसके साइन देते रहे हैं अपनी कैंपेन के दौरान। यानी ट्रूडो जाएगा, इसका फायदा वहां पर खालिस्तानी को, मैंने वीडियो दिखाया, खालिस्तानी समर्थक जो वहां पे नेता हैं वो भी घबराए हुए हैं। इसका फायदा किसको मिलेगा? सीधे भारत को। दूसरी जो सबसे बड़ी स्थिति हो सकती है भारत के लिए फेवरेबल, हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में खास तौर पर पीएम मोदी ने रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए किस तरीके से भूमिका निभाई है, और दोनों में एक तरीके से यह भी कहना शुरू किया कि हम सिर्फ और सिर्फ भरोसा करते हैं भारत पर। ऐसे में ट्रंप के आने के बाद अब यह सुनिश्चित माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में एक अलग दो फाड़ हो गई है पूरी दुनिया, इसमें ये जो युद्ध है वो खत्म होगा। यानी ट्रंप, जिसकी वो पहले अपने कैंपेन के दौरान घोषणा करते रहे हैं कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे वो एक दिन में इस वॉर को खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे? वो जेलेंस्की को, वो यूक्रेन को फंड देना बंद कर देंगे। फंड नहीं देंगे, स्ट्रेटेजिक हथियार नहीं देंगे, तो ये अपने आप ये वॉर बंद हो जाएगा। और इसका जो सीधा यूरोप भी जो यूएस के कहने पर, यानी उसके दम पर ही फंड कर रहा है इस यूक्रेन वॉर को, यूएस अपना फंड देना बंद करेगा तो यूरोप के देश भी फंड देना वो इसको सहन नहीं कर पाएंगे, यानी वो अपने दम पर वो फंड नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उनको भी फंड देना बंद करना होगा। हंगरी एक यूरोप का बड़ा देश है, उसके प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, वो ये बात कह चुके हैं। अभी बुडापेस्ट में यूरोपियन यूनियन लीडर्स की बड़ी मीटिंग होने वाली है, उससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूएस के आते ही, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही युद्ध बंद होगा, और युद्ध को सबसे पहले ही दिन वो आके इसको फाइनेंस करना बंद करेंगे। एक बार यूएस इसकी फाइनेंसिंग बंद कर देगा, फंडिंग बंद कर देगा, तो जो यूरोप है वो फाइनेंस अकेला नहीं कर पाएगा। वो किसी न किसी चाहते हैं कि कोई एक रास्ता निकले जिससे ये वॉर खत्म हो जाए, लिहाजा यूरोप भी इसको बिना फंड कर देगा। यानी ये तय है कि ट्रंप जो कैंपेन में कहते रहे हैं वो इसको सही करके दिखाएंगे, वो उसको साकार करके दिखाएंगे कि यूक्रेन और रशिया वॉर जो है वो खत्म होना है। इधर जेलेंस्की के बयान आपने देखे होंगे, उसमें अजीब सी बेचैनी उनके बयानों में दिखने लगी है, जबकि इसके इधर पुतिन के कई बयान आए हैं, वो सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं कि ट्रंप को कि उनके साथ वो बातचीत भी करेंगे, वो वॉर को खत्म करने के लिए कुछ जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। ये पुतिन ने बयान देना शुरू किया है। यानी जिसकी शुरुआत भारत ने की थी, इस स्टेज पर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसकी पहले से ही भूमिका भारत निभाता रहा है। यानी जो शुरुआत भारत ने की है उसमें आगे बढ़कर दोनों ही देश पहले कह चुके हैं वो सिर्फ भारत पर भरोसा करते हैं। तो यहां पर जो समझौता हो सकता है भविष्य में यूक्रेन और रशिया के बीच, जो बातचीत हो सकती है, उसमें भारत इस वर्ल्ड स्टेज पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक इसको खत्म करने की, उसमें एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता करवाने वाले देश के तौर पर भारत के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत होगी कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो कि पूरी दुनिया को दो फाड़ वो कर रहे हैं, उस स्थिति को खत्म करने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो एक स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड में भारत एक बड़ी के कहें कि एक पावर के तौर पर यहां पर खड़ा दिखाई दे सकता है। ये एक बड़ा मौका भारत की। और क्या स्थिति है हम जानते हैं। यूरोप में
बहुतेरी सरकार ऐसी हैं, लेफ्ट लीनिंग सरकारें, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के नाम पर भारत पर दबाव बनाने वाली, ह्यूमन राइट्स पर दबाव बनाने वाली, जम्मू कश्मीर का इश्यू हो या फिर यहां पर होने रहे सो कॉल्ड आंदोलन जो लगातार प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें यूरोप किस तरीके से घी का काम करता है उस आग में, वो यूरोप लगातार एक स्थिति भारत के लिए पैदा करता रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद पूरा यूरोप सदमे में है। यूरोप में जहां जहां सरकारें हैं, लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट, जिसमें जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर तमाम जो देश हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी वो उनका डीप स्टेट है, वो यहाँ पर सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और जो भारत विरोधी एलिमेंट्स हैं उनको फाइनेंस से लेकर हर तरीके से सुविधा मुहैया कराता रहा है। उन पर एक बड़ा यहाँ पर प्रेशर आने वाला है, क्योंकि यूरोप खुद स्थिति उनकी खराब है कि भाई ट्रंप आ गए हैं तो अब यूरोप का क्या होगा। क्यों ऐसा हो रहा है आपको बताऊं कि इससे पहले जब भी कोई प्रेसिडेंट चुना गया है तो सबसे पहले वो अपने नेटो अलाइज यानी यूरोप के जो देश हों या फिर जो यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि है उनसे बात करते हैं। लेकिन इस बार ट्रंप ने किसी भी यूरोपियन लीडर से बात नहीं की, यानी बनते इन्होंने फोन कॉल 3 लोगों को किए। किसको किए? सबसे पहले उन्होंने नेतन्याहू को फोन किया, फिर MBS यानी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कॉल किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप की जो नीति है उसमें यूरोप अब साइडलाइन होने वाला है। इसका इम्कान पहले से है यूरोप को। यूरोप पहले से ही ये समझ रहा है कि क्या होगा, लिहाजा उनके लीडर्स इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कैसे क्या रास्ता निकालें। और जो जैसे मैंने कहा कि यूक्रेन और रशिया के मामले में यूएस अपना हाथ खींच लेगा तो यूरोप के लिए भी स्थिति बेहद बदतर होने वाली है कि वो अब क्या करे। वो हाथ खींचे या फंड करता रहे, लेकिन स्थिति जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली उनको भी हाथ खींचना पड़ेगा। यूएस के बाद सबसे ज्यादा फंड यूक्रेन को कौन कर रहा है? वो है जर्मनी। लेकिन जर्मनी में खुद एक राजनीतिक संकट एंड टाइम पर ऐसा गिराया है। वहां के जो चांसलर है ओलाफ सोल्ज अपने वित्त मंत्री को बर्खास्त किया, यानी इसका मतलब है कि उनकी सरकार खुद खतरे में आ गई है। अगले चंद महीनों में इस सरकार का गिरना तय है। ऐसी स्थिति में जब खुद अपने घर में स्थिति बुरी हो, वो यूरोपियन की पॉलिटिक्स को क्या देखेंगे, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्या देखेंगे। फ्रांस का भी हम जानते ही हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमानुएल मैक्रोन, उसने तो यहां तक कह दिया है, जो यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग हो रही है, कि हमें बस अब अपनी तरफ ध्यान देना होगा। यूरोप को आगे क्या करना है इसके लिए हमें पॉलिसी बनानी होगी। ये दुनिया, उन्होंने व्यंजना में बात की है। व्यंजना यानी बात कुछ और कह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ हो रहा है। तो उसमें कहते हुए उन्होंने कहा है कि भाई ये दुनिया जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी में फंसी हुई है। हम शाकाहारी हैं और हम शाकाहार पर बात करते रहेंगे तो मांसाहारी आके हमें हमारे लिए खतरा बन जाएंगे, लिहाजा हमें सर्वहारी होना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें सिर्फ डेमोक्रेसी उस तक की बात करनी नहीं चाहिए, हमें युद्ध की भी बात करनी चाहिए, हमें अपने हितों की भी बात करनी चाहिए। सिर्फ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, वर्ल्ड डेमोक्रेसी, इसकी बात ना करें। अब हमें अपने हितों की देखें। इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रंप अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, अपने हित देखेंगे। यूक्रेन अपनी खुद देखेगा, हम उसके लिए फंडिंग नहीं करेंगे। इस तरह के तमाम इस बयानों का जो जीस्ट निकल रहा है वो ये है। तो ये स्थिति है कि फ्रांस एक जो बड़ा देश है वो भी इस तरह के बयान दे रहा है, और वो भी तब जब ट्रंप जीत कर आए हैं तो उनके मेंशन करते हुए ये बात कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी सदमा है पूरे यूरोप में, और वहां पे ये स्थिति बनी है कि आगे यूरोप के साथ ट्रंप के संबंध क्या होंगे, नाटो की स्थिति क्या होगी। नाटो को लेकर ही पूरे रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। तो यहां कर लेकर, और यूरोप की जो ताकत है वो यूएस के साथ होने को लेकर बनी हुई थी। उसकी इंडिविजुअल वो स्ट्रेटेजिक, वो जियो स्ट्रेटेजिक कहें या फिर रक्षा के मामले में कहें, तो उसकी क्या ताकत है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर इमानुएल मैक्रोन भी कह रहे हैं कि भाई उससे अगर वो खत्म हो जाता है तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने संबंध खुद सुधारने चाहिए, क्या होगा अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। तो ये स्थिति यूरोप की बनी हुई है। जाहिर है जब स्थिति बनेगी तो भारत पर वो जो लगातार अलग अलग तरीके से दबाव बनाते हैं, यहाँ सो कॉल्ड जब आंदोलन शुरू होते हैं तो उसमें यूरोप के हर एक देश ह्यूमन राइट्स के नाम पर, पता नहीं डेमोक्रेसी के नाम पर किस तरीके से उनको हर एक तरीके से उनको मदद देने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर संबल देने की कोशिश करते हैं, और भारत के लिए बड़ी विपरीत स्थिति पैदा होती है। इसमें भी भारत के लिए एक मजबूत स्थिति पैदा होगी। यूरोप कमजोर होगा
तो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं एक फेवरेबल सिचुएशन होगी कि भारत अपने फिर उनसे संबंध जो बनाएगा वो अपनी शर्तों पे बनाएगा। वो कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है। एक और जो स्थिति पैदा हो सकती है वो है इजराइल और में जो कुछ चल रहा है। हम जानते हैं कि इजराइल भी और सऊदी अरब भी ये भारत के महत्वपूर्ण दोस्त हैं और बड़े स्ट्रेटेजिक अलाय हैं। और हम जानते हैं कि जैसे ट्रंप बना तो ट्रंप, जैसे मैंने कहा कि ट्रंप ने सबसे पहले फोन किसको किया? नेतन्याहू को किया। इजराइल की स्थिति में हम समझ गए कि इजराइल हमास को जो चल रहा है उसमें आगे यूएस कितना खुलकर सामने आएगा वो हम समझ गए। सऊदी अरब एमबीएस को कॉल किया। तो दोनों ही स्थिति में दोनों मजबूत यहां पर बनते हुए खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, जिसका सीधा फायदा अल्टीमेटली भारत को भी होगा। नेतन्याहू ने तो सीधा कांग्रेचुलेट किया है। Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. उन्होंने ये बातें हम सब जानते हैं कि बाइडेन के साथ नेतन्याहू को कतई नहीं बनती थी, लिहाजा हमास और जो इजराइल का जो युद्ध चल रहा है पिछले एक सवा साल से, उसमें भी अब ट्रंप और यहाँ किस करवट बैठेंगे उसका आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। और आने वाले दिनों में हमास का क्या होगा? हम जानते हैं कि हमास पहले से घबराया हुआ है और हमास ने कह दिया है कि भाई वो इस युद्ध को खत्म करने की वो मांग कर रहे हैं। इधर सऊदी अरब का जो एक बगल में यमन है, यमन में हूथी, उन्होंने भी जैसे ये खबर आई कि ट्रंप आ गए हैं, उन्होंने भी एक तरफा सीज फायर की बात कर दी है। हम जानते हैं कि हूथी ने भी इजराइल पर हमला करने की बहुत सारी इस तरह की धमकियां दी थी। तो ये स्थिति जो है हमने देखा कि यूएस के बाइडेन की वजह से सऊदी अरब और इजराइल की स्थिति बेहद ये कहें कि बेहद कमजोर होती दिखाई दे रही थी वर्ल्ड स्टेज पर। अब दोनों की स्थिति मजबूत होगी तो वो भारत के लिए भी फेवरेबल होगी कि अल्टीमेटली दोनों भारत के हितों के लिए ही काम करने वाले लीडर्स हैं। लिहाजा जरूरी है, बेहतर है कि ये दोनों मजबूत हो और भारत के लिए मोदी के साथ जो उनकी दोस्ती है वो कहीं ना कहीं भारत के हित के लिए काम आए। एक और स्थिति हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, यहां पर हम सब जानते हैं कि पिछले 5-6 महीनों में किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। जो बाइडेन का प्रतिनिधि था डोनाल्ड लू, और जो आगे यहां पर दूसरे जो डिप्लोमेट्स थे वो किस तरीके से किस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया और अपना एक सो कॉल्ड टेक्निकल गवर्नमेंट वहां पर स्थापित कर दी। ये कैसे हुआ हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब इसको लेकर हमने देखा कि कैसे शेख हसीना में भी एक अजब यहां पर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। उसने अपने बांग्लादेशी अवामी लीग के लेटर हेड पे एक लेटर कांग्रेचुलेटरी एक लेटर लिखा है ट्रंप को, जिसमें शेख हसीना ने खुद को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लिखा है। यानी ये एक शिफ्ट है, हालांकि ये छोटी बात है, लेकिन आप इससे कॉन्फिडेंस देखिए कि शेख हसीना जो कि अभी फिलहाल भगोड़ी घोषित कर दी गई थी बांग्लादेश से, वो अपने आप को प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करते हुए वो खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश लिख रहे हैं। यानी उनको भी ये लगता है कि स्थितियां बदलेंगी। जिन डीप स्टेट ने, जिन डिप्लोमेट्स ने ये स्थिति बांग्लादेश में पैदा की, क्या उसमें कोई बदलाव, कोई स्ट्रेटेजिक चेंज ट्रंप के आने से दिखाई देगा? कम से कम शेख हसीना को यह होता दिखाई देता है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह भारत के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि हमने देखा कि जो हालात बांग्लादेश में बने हैं उसमें चीन ने भी कब्जा करने की कोशिश की है। वहां पर जो कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टी हैं उनको वहां पर उनको हर तरीके से सहायता देने की कोशिश की है, और वो अल्टीमेटली बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रंप कोई बदलाव करते हैं तो ये भी एक फेवरेबल स्थिति हो सकती है। निश्चित तौर पर कम से कम जो टीम डीप स्टेट की है या डिप्लोमेट्स की टीम है वो तो यहां से जाएगी, वो जाएगी तो इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कमजोर होता दिखाई देगा। शेख हसीना को अगर ये कॉन्फिडेंस है तो निश्चित तौर पर हमें भी इसमें कोई ये कहें कि ब्राइट लाइन ढूंढनी चाहिए, कोई ऐसी स्थिति देखनी चाहिए कि इसमें एक कुछ बदलाव आएगा। इसके अलावा साउथ चाइना सी हो, पैसिफिक रीजन हो, इसमें भी भारत के जो हित हैं वो ट्रंप की सोच से, ट्रंप की पॉलिसी से अलाइन होते हैं। क्वाड एक बना था, क्वाड हम जानते हैं कि बाइडेन के आने के बाद मीटिंग जरूर हुई, लेकिन उसमें एक तरीके से ठंडा आ गई थी। लेकिन
क्वाड ट्रंप के आने के बाद हम देखते हैं कि चाइना को कंटेन करने के लिए फिर से उसमें बेहद गर्मजोशी आ सकती है। जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया से तो बड़े जबरदस्त संबंध हमने देखे कि हाल के दिनों में वहां पर जब भारत के विदेश मंत्री गए हुए हैं, वहां की मौजूदा सरकार ने बड़ी गर्मजोशी से भारत के साथ को अच्छे से उन्होंने बातचीत भी की और भारत को एक मजबूत सरकार के तौर पर, मजबूत देश के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती, उसमें जो एक क्वाड में जो वीक पॉइंट था वो बाइडेन गवर्नमेंट ही हो रही थी। वहां पर ट्रंप आएगा तो निश्चित तौर पर चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड के जरिए एक कोई अच्छी स्थिति, अच्छी स्ट्रेटेजी बन सकती है, वो भारत के लिए फेवरेबल होगी। इसके लिए पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और चीन के मामले में हम देखें तो हमने देखा कि वो ट्रंप ही थे कि जब भारत ने आर्टिकल 370 को हटाया था, 35 को हटाया था, और पाकिस्तान को लग रहा था कि भाई वो अमेरिका की मदद से, यूरोप की मदद से कुछ ना कुछ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। वहां पर किसी भी मंच पर कुछ ऐसा नहीं हो पाया था। उसकी वजह था कि ट्रंप ने बीच में एक बार मध्यस्थता करने की घोषणा एक तरफा जरूर कर दी थी बचकानेपन में, लेकिन उसके बाद जो भारत ने उसको रिएक्ट किया था, उसके बाद ट्रंप सरकार को भी लगा था कि वह बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो भारत के साथ खड़े होते दिखाई दिए थे। और चीन को कंटेन करना है तो ट्रंप गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि भारत एक मजबूत अलाई है, उसको हर तरीके से खुश करना है। यानी इस पूरे मसले पे भी पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किलें आने वाली है, चीन के लिए तो निश्चित तौर पर है। तो ऐसी स्थिति में भी ये भी भारत के लिए बड़ी फेवरेबल स्थिति होने वाली है कि चाहे मुद्दा पाकिस्तान का हो या फिर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को बीच में लेके आए, तो उस स्थिति में, या फिर चीन इस तरह की लद्दाख की सिचुएशन हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं भारत का एक अलाई, भारत यूएस पर उस स्थिति में भरोसा कर सकता है। एक और जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, ट्रंप ने के आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में जब अहमदाबाद में ट्रंप आए थे, तब उसी वक्त दिल्ली में दंगे डिजाइन किए गए थे, और उस वक्त जो लेफ्ट इकोसिस्टम था उसने पूरी कोशिश की थी कि भारत में एक ऐसी लहर छिड़ जाए जो जगह जगह प्रदर्शन हो, उन प्रदर्शन के जरिए भारत में जगह जगह कोशिश की जाए कि जो मोदी सरकार है उसको कमजोर किया जाए। अब यही इकोसिस्टम था जो कि यहां पर भी प्रदर्शनों को फंडिंग दे रहा था। उसमें जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन हो या फिर वहां के जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के जो संगठन है, जो डीप स्टेट के तौर पर काम करते हैं, वही पूरा इकोसिस्टम जो है वो बाद में ट्रंप को उसको हटाने के लिए पूरा जोर उसने लगाया था। अब ट्रंप अगर उस इकोसिस्टम को खत्म करता है तो उस इकोसिस्टम को खत्म होने का जो असर है वो भारत में भी दिखाई देगा। वहां से जो फंडिंग होती है वो भारत में भी इस तरह की आगे आने वाले दिनों में उनको फंडिंग नहीं होगी, तो भारत में इस तरह के प्रदर्शन, जो केओस था, वो कम होता दिखाई देगा। यानी अगर यूएस का लेफ्ट इकोसिस्टम पर प्रहार होता है, उसका सीधा असर भारत के लेफ्ट इकोसिस्टम पर भी दिखाई देगा, जिसका निश्चित तौर पर इनडायरेक्टली भारत को फायदा होगा। यही वजह है कि पूरे भारत में लेफ्ट इकोसिस्टम जो है, जो कि सो कॉल्ड प्रदर्शन में काम करता रहा है, एक्टिव रहा है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, सो कॉल्ड किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन हो, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाला हो, या फिर जैसे मैंने कहा कि बेरोजगार सो कॉल्ड रेवोल्यूशनिस्ट जो है, जैसे कि योगेंद्र यादव, ये कहीं ना कहीं इनमें मातम है। उसकी वजह यही है कि उन्हें पता है कि उनके आका जो यूएस में बैठे हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रहार होने वाला है, उनका असर इनकी जेब पर भी पड़ेगा। लिहाजा जैसे मैंने कहा कि ऐसी स्थितियां आने वाले दिनों में पैदा होंगी जिससे इनडायरेक्टली भारत के लिए बेहद फेवरेबल सिचुएशन खड़ी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि, और उसकी स्थिति हमें नजर आ गई कि ट्रंप ने सबसे पहले जो 3 लोगों में बात की है उसमें नरेंद्र मोदी भी है। और कुछ स्थितियां जैसे मैंने आपको बताया कि पुतिन की तरफ से इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर फेवरेबल हैं। ईरान ने देखा, ईरान सीज फायर की बात कर रहा है, वो भी फेवरेबल है। हूती जिस तरीके से सीज फायर की बात कर रहा है वो भी फेवरेबल है। हमास भी इमीडिएट एंड ऑफ वॉर की बात कर रहा है, वो भी फेवरेबल है। तो इस तरीके से स्थितियां ऐसी हो गई हैं। हालांकि ये तय है कि जहां पर इंडिया वर्सेस
अमेरिका के हितों की बात है तो वहां पर टसल होगा और ये होना लाजमी है, ये होना नेचुरल है। तो एक तरफा इस तरह से बात करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये वो स्थितियां हैं जिससे भारत को फायदा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसको नहीं करना, पॉपकॉर्न लेनी है और मजा लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।